नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद दिव्या के करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज 12 मई 2020 है और बात करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि AIIB का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों, AIIB यानी कि एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों, ये 2016 यूपीएससी 2016 का ये क्वेश्चन है और ये बैंक इस समय चर्चा में क्यों है। तो दोस्तों, इसने 500 करोड़ रुपए का लोन भारत सरकार को प्रोवाइड किया है कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए और भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनः सुचारू रूप से संचालन करने के लिए इसने 500 करोड़ रुपए का लोन भारत सरकार को प्रोवाइड किया है। तो इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बैंक है। इसका मुख्यालय बीजिंग, चीन में स्थित है। दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। तो हमारा अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट कार्ड का संबंध है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कार्ड का संबंध किससे है। दोस्तों, प्रोजेक्ट कार्ड का संबंध है कोविड-19 के मरीजों की रैपिड टेस्टिंग से। दोस्तों, प्रोजेक्ट कार्ड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले तो कार्ड की फुल फॉर्म क्या है। तो कार्ड की फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एफोर्डेबल एंड रैपिड डायग्नोस्टिक्स, CARD। इसकी फुल फॉर्म है कंसोर्टियम फॉर एफोर्डेबल एंड रैपिड टेस्टिंग डायग्नोस्टिक्स। जो कोरोना के यानी जो कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनके लिए जो टेस्ट करवाना जाना है, क्योंकि हम टेस्टिंग के माध्यम से ही बीमारी को बहुत जल्दी से निपटारा कर लेंगे। तो इसके निपटारा करने के लिए ही ये टेस्टिंग की डेवलप की गई है और इसी टेस्टिंग की डेवलप की जा रही है। और इसकी फास्ट रैपिड टेस्टिंग के लिए नीति आयोग प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ये टेस्टिंग किट तैयार की है। दोस्तों, ध्यान रखना, नीति आयोग है इसमें एक, नीति आयोग और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर ये प्रोजेक्ट का संचालन कर रहे हैं ताकि बहुत तेज़ी से हम जितने भी कोविड-19 के पॉजिटिव मरीज हैं और जो इनकी संभावना है उनका तेज़ी से उनको टेस्ट कर सकें और उनको आवश्यक मेडिसिन उनको प्रोवाइड करवाई जा सकें। दोस्तों, एक बहुत आम क्वेश्चन है कि कोविड-19 नाम क्यों पड़ा। दोस्तों, कोविड-19 देखो, किसी भी बीमारी को, क्योंकि जिस तरह से बीमारी चाइना से डेवलप हुई, तो अगर हम इस बीमारी को अगर उस पर्टिकुलर कंट्री से जोड़ देते तो उस कंट्री का एक नेम एंड फेम खराब होती। इसलिए WHO अगर किसी भी बीमारी का ओरिजिनेट किसी कंट्री में होता है तो उसको एक ऐसा नाम प्रोवाइड करता है ताकि उसका कंट्री का नाम उस बीमारी से जुड़ा हुआ ना हो। दोस्तों, कोविड-19 ये जो है आपको मैं बताऊं अगर, तो ये कोविड-19 ये तीन चीज़ों, दो हैं इसमें, COVID ये है इसका नाम कोविड-19, जिसमें CO का मतलब है कोरोना और VI का मतलब है वायरस और D का मतलब है डिजीज़, कोरोना वायरस डिजीज़। अब ये 19 क्या है, ये 2019 में, दिसंबर 2019 में इस बीमारी का प्रारंभ होना शुरू हुआ था, इसलिए इसको नाम दिया गया है, वर्ष 2019 के नाम से इसको 19 रख दिया गया है, इसलिए इसको नाम दिया गया है कोविड-19। दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा कि भितरकनिका पार्क कहाँ स्थित है। दोस्तों, भितरकनिका पार्क उड़ीसा में स्थित है। ये चर्चा में क्यों था तो मैं आपको आगे बताऊंगा। अगला क्वेश्चन जो है वो इसी से संबंधित है कि ऑलिव रिडले टर्टल के नेस्टिंग के लिए पसंदीदा स्थान कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, ऑलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग के लिए पसंदीदा स्थान इसमें शायद नहीं लिखा हुआ है, तो ऑलिव रिडले टर्टल के लिए पसंदीदा स्थान आप लिख लीजिए इसमें, यह है गहिरमाथा। गहिरमाथा है, ये उड़ीसा में है। गहिरमाथा ये उड़ीसा है, उड़ीसा का तट है गहिरमाथा। इसी में ही ऑलिव रिडले टर्टल की नेस्टिंग के लिए बहुत पसंदीदा स्थान है। दोस्तों, नेस्टिंग का मतलब क्या होता है। नेस्टिंग का मतलब होता है कि ये लोग बहुत लंबा सफ़र करके उड़ीसा के इस स्थान पर आते हैं और ये यहाँ पर प्रजनन के दौरान अंडे देते हैं और जब इनके अंडों से बचपन हो जाते हैं तो ये पुनः अपने लंबा मार्ग तय करते हुए विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हैं। दोस्तों, इस समय चर्चा में क्यों था, क्योंकि जब लास्ट टाइम ये आए थे तो यहाँ पर उन्होंने अंडे दिए थे और अंडों से अब बच्चे उत्पन्न होने शुरू हो गए हैं, इसलिए ये चर्चा में है। तो ऑलिव रिडले टर्टल नेस्टिंग के लिए पसंदीदा स्थान इसका गहिरमाथा उड़ीसा है। दोस्तों, इसके लिए एक फेमस वर्ड कभी कभी पूछ लिया जाता है अरीबाडा, क्योंकि कई मैंने एग्जामों में देखा कि उन्होंने अरीबाडा को देकर पूछा था। अरीबाडा, तो अरीबाडा का भी संबंध इस नेस्टिंग से ही है, नेस्टिंग को ही अरीबाडा कहते हैं और इसी के लिए ये अरीबाडा नाम फेमस है। इन्हीं की नेस्टिंग के लिए ये अरीबाडा इसको नाम दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
हमारा अगला प्रश्न है कि डीबी शेकेटकर समिति का संबंध है। तो जी हाँ दोस्तों, डीबी शेकेटकर समिति का संबंध सेना में सुधार से संबंधित ये समिति गठित की गई थी। डीबी शेकेटकर की अध्यक्षता में इसका संबंध है सेना में सुधार से। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर आप बात करते हैं तो आज 12 मई है और आज विश्व नर्स दिवस भी मनाया है, और इसलिए क्वेश्चन है कि विश्व नर्स दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि चिकित्सा के क्षेत्र में उन्होंने अपना लोहा मनवाया और एक बहुत फेमस नर्स के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई। उन्होंने गरीब लोगों की मदद के लिए, जो महिलाएं थीं, असहाय कमज़ोर महिलाएं थीं, उनके लिए वो एक देवता के रूप में उस समय सिद्ध हुई, और उन्हीं की याद में 12 मई को विश्व नर्स दिवस मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की याद में। दोस्तों हमारा 7वां प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये हेग नीदरलैंड में अवस्थित है। ये क्यों चर्चा में है? ये कुलभूषण जाधव, आपने नाम सुना ही होगा, कुलभूषण जाधव के प्रकरण को लेकर ये चर्चा में है और हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि सियान H-20 क्या है। दोस्तों चीन ने एक सुपरसोनिक बम वर्षक विमान को डेवलप किया है और उसका नाम उसने दिया है सियान H-20। क्या है ये? तो चीन का एक सुपरसोनिक बम वर्षक विमान है। दोस्तों यहाँ एक वर्ड आया है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब क्या होता है, आपने कई बार अखबारों में देखा होगा, लेकिन आपने अभी तक इसका मतलब नहीं जाना। तो मैं आपको बता दूं कि देखो हमारे जितने भी लड़ाकू विमान होते हैं या फिर एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनको इस स्पीड से उड़ना होता है कि इनकी कोशिश ये होती है कि किसी भी रडार की निगरानी में ना आए और बहुत तेज़ी से अपने टारगेट पर पहुंचकर उसको हिट करें। इनकी रफ्तार तेज होती है कि साउंड की वेव पर चलते हैं। अगर इस सुपरसोनिक में 5 तरह के इनको जो नाम दिया जाता है मैक बोलते हैं, मैक नंबर। देखिए कई प्रकार होते हैं, मैक 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से मैक होती हैं। तो जो मैक 1 पर चलती है, मैक 1 पर जब चलती है तो इसकी रफ्तार इतनी होती है कि साउंड की रफ्तार से आगे बढ़ती है, अर्थात 343.3 मीटर पर सेकंड के आसपास इसकी रफ्तार होती है और इतनी स्पीड से ये विमान जो है गति करता है। दोस्तों जब ये विमान गति करते हैं, और आपने देखा होगा कि जब विमान हमारे छत के ऊपर से गुजरता है तो दरवाजे खिड़कियां हिलने लगते हैं। तो दोस्तों ये इतनी ऊंचाई पर उड़ते हैं कि ताकि ये इनका पृथ्वी के इन्वायरमेंट पर बहुत कम असर हो, और जब इतनी स्पीड से उड़ने के बाद ये इनके आगे एक साउंड बैरियर बन जाता है। जब इतनी स्पीड से चलते हैं तो इनके आगे एक साउंड बैरियर बन जाता है, और जब उस साउंड बैरियर को तोड़ते हैं तो एक बहुत तेज ध्वनि उत्पन्न होती है, और उसी के माध्यम से इनको उसी के आधार पर इसको नाम दे दिया जाता है सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ये हाइपरसोनिक जो होती है वो मैक 5 पर होती है, उसको बोलेंगे हम हाइपरसोनिक, जो कि साउंड की वेव से लगभग दुगनी रफ्तार से चलती है, उसको नाम दिया जाता है दुगनी 3 रफ्तार से, उसको नाम दिया जाता है हाइपरसोनिक। तो इस प्रकार से उसको नाम दिया गया है, ये हाइपरसोनिक बम वर्षक विमान है। अर्थात चीन ने इतनी रफ्तार से इस विमान के माध्यम से इस बम वर्षा करने वाले विमान को डिज़ाइन किया है, ताकि इतनी तेज़ी से वो किसी भी देश पर हमला कर सके कि किसी भी देश के रडार उसको आसानी से कैच न कर पाएँ। नवा प्रश्न है हमारा कि स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों आपने देखा होगा कि लगातार लॉकडाउन लग रहा है और विश्व के कई देश लॉकडाउन से जूझ रहे हैं। दोस्तों इसी को ध्यान में रखते हुए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने ये स्ट्रिंजेंसी इंडेक्स जारी किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको बता दूं कि इंडिया को 100 रैंक मिली है। स्ट्रिंजेंसी का आप मतलब समझ गए होंगे, इसका मतलब जी हाँ दोस्तों आपने सही समझा, इसका मतलब स्ट्रिक्ट से ही है। स्ट्रिक्ट मतलब सख्त। किन स्थानों पर लॉकडाउन का सख्ती से पालन किया जा रहा है, किन किन देशों में लॉकडाउन बहुत सख्ती से लागू किया गया है, तो वो उसमें भारत का भी स्थान है, भारत सहित और भी देशों में शामिल है। तो उसमें भारत को 100 रैंकिंग मिली है और सबसे प्रभावी रूप से लॉकडाउन भारत कर रहा है। हालांकि अमेरिका, इटली, फ्रांस जहाँ की कंडीशन बहुत ख़राब है, वहाँ पर इस इंडेक्स में उनकी रैंकिंग काफ़ी नीचे है और इसमें भारत की रैंकिंग काफ़ी ऊपर है, और इसमें 0 से लेकर 100 तक इनको स्कोर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस मार्ग से की जाती है। दोस्तों आपने बहुत देखा होगा, इस समय चर्चा में है कैलाश मानसरोवर यात्रा, और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस मार्ग का इनॉग्रेशन किया है। दोस्तों मैप के माध्यम से मैं आपको इसमें थोड़ा समझा देता हूँ। ये देखिए, आप नैनीताल वाला इलाका देख रहे होंगे, ये नैनीताल वाला इलाका, ये दोस्तों दूसरा हमारा इलाका आ जाता है नीचे। आप देखिए ये जहाँ पर ये 2 पॉइंट किए हुए हैं मैंने, एक ये वाला इलाका और दूसरा एक ये वाला इलाका। दोस्तों ये नैनीताल का इलाका है और ये इलाका है हमारा
ये अरुणाचल प्रदेश के आसपास का इलाका है। और कैलाश मानसरोवर यहाँ पर स्थित है, ये है कैलाश मानसरोवर। दोस्तों अगर हम इस मार्ग से यात्रा करते हैं, दो मार्ग है हमारे पास, इस मार्ग से एक ये मार्ग है और एक मार्ग है। दोस्तों अगर हम इस मार्ग से यात्रा करते हैं, ये रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रे से लिपुलेख दर्रा है। और अगर हम लिपुलेख दर्रे से यात्रा करते हैं, लिपुलेख पास से यात्रा करते हैं, तो हमारा अधिकांश मार्ग चाइना से होकर गुजरता है। और इस मार्ग से यात्रा करते हैं तो ये अधिकांश मार्ग हमारा भारत से होकर गुजरता है और हम आसानी से यहाँ पर पहुँच जाते हैं। अगर ये दर्रा है हमारा नाथुला दर्रा, यहाँ पर नाथुला दर्रा है और यहाँ पर हमारा है लिपुलेख दर्रा। दोस्तों ये चर्चा में क्यों है, क्योंकि भारत ने बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए लगभग पूरा काम कर भी लिया है। 80 किलोमीटर का मार्ग यहाँ पर भारत ने तैयार कर लिया है। और नेपाल ने इस पर विवाद इसलिए उत्पन्न कर दिया है क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि पाकिस्तान और इंडिया में एक दूसरे को लेकर एक अपोजिशन की राजनीति चलती रहती है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं या पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि आप इंडिया की भाषा बोल रहे हैं। तो इस तरह की टेंडेंसी जो है नेपाल और नेपाल में इंडिया को लेकर भी बनी हुई रहती है। नेपाल कहता है कि आप प्रो इंडिया हो रहे हैं, कि आप प्रो चाइना हो रहे हैं, कि आप इंडिया की तरफ में जा रहे हैं। तो इसलिए हुआ क्या, जब ये मार्ग यहाँ से बना तो लगभग 30 से 35 किलोमीटर का मार्ग जो है वो नेपाल के बॉर्डर से होकर गुजर रहा है। और नेपाल ने अपने यहाँ पर इन क्षेत्रों में अपनी आर्म फोर्सेस को बढ़ा दिया है। और ये भारत के लिए उन्होंने ये कहा है कि भारत हमारी सीमा का उल्लंघन कर रहा है और वह हमारे क्षेत्र में इस मार्ग को निर्माण कर रहा है। दोस्तों ये वो मार्ग है जो कि ये नाथुला दर्रा से जो मार्ग जाता है, ये प्राचीन सिल्क रूट भी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये प्राचीन सिल्क रूट जैसे प्राचीन काल में जो सिल्क का व्यापार भारत से सर्वाधिक होता था, तो वो इन्हीं मार्गों से व्यापार सर्वाधिक मात्रा में किया जाता था। ये प्राचीन सिल्क रूट भी है। दोस्तों ये तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है। माउंट कैलाश जो है, कैलाश मानसरोवर ये तिब्बत के क्षेत्र में अवस्थित है। हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों धर्मों से ये संबंधित भी है। दोस्तों इसका निर्माण किसने किया है, तो ये बात भी ध्यान रखना आप, इसका निर्माण किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO, बॉर्डर यानी कि सीमावर्ती बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने इसका निर्माण यहाँ पर किया है। BRO के माध्यम से इसका निर्माण किया गया है इस यात्रा का। दोस्तों मैं समझता हूँ आप इस मानसरोवर के बारे में, कैलाश मानसरोवर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कभी भी चाहे दर्रे को लेकर, दोनों दर्रे का नाम आप ध्यान रखिएगा, नाथुला दर्रा और लिपुलेख दर्रा, दोनों के माध्यमों से यात्रा की जा सकती है। नाथुला दर्रा जो है वो हमारा सीधा, इसके कम टाइम लगता है। दोस्तों ये जो मार्ग विकसित किया गया है इससे 6 दिन कम का टाइम लगेगा। अब हमें यहाँ पहुँचने में 6 दिन कम का समय लगेगा। दोस्तों ये जो दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। ये वाला दर्रा जो है लिपुलेख दर्रा, ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, ये दर्रा। और ये दर्रा हमारा सीधा हमें ये पहुँचा देता है। और हम इस मार्ग से यात्रा करते हैं तो हमें चीन के रास्ते से होकर बड़ी मात्रा में यात्रा करनी पड़ेगी, जो कि असुरक्षा का माहौल क्रिएट करती है। दोस्तों अगला यही है। अगला प्रश्न है हमारा, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है अजीत माइक्रो प्रोसेसर क्या है। दोस्तों ये स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया एक माइक्रो प्रोसेसर है। जी हाँ दोस्तों, अजीत माइक्रो प्रोसेसर क्या है, स्वदेशी रूप से डिज़ाइन किया गया एक माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। साइबरडोम परियोजना का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, साइबरडोम परियोजना का संबंध किससे है, तो ये पुलिस प्रशिक्षण से संबंधित है। साइबरडोम नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारी जो पुलिस व्यवस्था है उनको बड़ी ट्रेनिंग तो दी जाती है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि अब पारंपरिक अपराध कम होते जा रहे हैं, जैसे कि अब चोरी की घटनाएं, अपराध की घटनाएं, वैसी घटनाएं कम होती जा रही हैं। अब अपराध डिजिटल माध्यम से बढ़ता जा रहा है। बैंक रॉबरी, ATM लूट, डेटा चोरी, हैकिंग, ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो इस आधार पर हमारी पुलिस अभी तक प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया जा रहा है। दोस्तों केरल ने ये पहल शुरू कर दी है और साइबरडोम परियोजना के माध्यम से वह अपने पुलिस प्रशासन को वह साइबर के क्षेत्र में, साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने का कार्य कर रहा है, ताकि हम साइबर के क्षेत्र के उठने वाली जो चुनौतियां हैं उनसे भी आसानी से निपट सकें। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है। जी हाँ दोस्तों, क्वांटम कंप्यूटिंग आपने पहली बार ये नाम सुना होगा मुझे लगता है। क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, तो क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, जैसे हम नॉर्मली परंपरागत कंप्यूटर्स हम देखते हैं दोस्तों, ये परंपरागत कंप्यूटर्स जो होते हैं ये 0 और 1 की गणनाओं पर, यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, 0 और 1 की गणनाओं, 0 या 1 की गणनाओं पर कार्य करते हैं। मतलब क्या है कि या तो वे 0 को समझते हैं या वे
1 को समझते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा बाइनरी नंबर 2 ही हैं, 0 या 1, या तो वो 0 की लैंग्वेज समझते हैं या वो 1 की लैंग्वेज समझते हैं। लेकिन क्वांटम कंप्यूटर जो है वो एक साथ 0 और 1 दोनों भाषाओं पर काम करता है, 0 और 1 दोनों पर काम करता है, क्योंकि कोई भी कंप्यूटर है वर्ल्ड का वो 0 और 1 बाइनरी नंबर है, इन्हीं पर काम करता है, या तो वो 0 या 1 पर काम करते हैं जो हमारे परंपरागत कंप्यूटर हैं, जबकि क्वांटम कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 दोनों पर काम करता है। दोस्तों, भारत में हमारे बजट भाषण में हमारे हमारे जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने नेशनल कंप्यूटिंग क्वांटम कंप्यूटर के लिए राष्ट्रीय मिशन के लिए 8,000 करोड़ रुपए के बजट व्यय की भी घोषणा कर दी है, ताकि क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में भारत को काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जा सके और शिखर तक ले जा सके, क्योंकि विश्व के अनेक देश क्वांटम कंप्यूटिंग क्षेत्र में अपने आप को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं, क्योंकि यह सामान्य कंप्यूटर की तुलना में गणनाओं की क्षमता को कई हज़ार गुना तक बढ़ा देता है। क्योंकि अभी जो हाल ही में आपको बता दूं, इसके बारे में आप थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। दोस्तों, अभी हाल ही में गूगल ने एक क्वांटम कंप्यूटर विकसित किया है, जिसकी उसने घोषणा की है, जिसको उसने नाम दिया है साइकेमोर। ये गूगल ने एक कंप्यूटर विकसित किया है, क्वांटम कंप्यूटर। तो इसके माध्यम से उसने घोषणा की है कि हमने साइकेमोर नामक एक क्वांटम कंप्यूटर को डिज़ाइन कर लिया है, और उसके माध्यम से जो उसने जटिल गणनाओं को किया, अगर सामान्य कंप्यूटर के माध्यम से जो वो गणनाएँ की जाती तो लगभग 10,000 गुना अधिक का समय लगता, और ये गणनाएँ साइकेमोर के माध्यम से बहुत कम समय में पूरी कर ली गई। दोस्तों, अगर क्वांटम कंप्यूटर के क्षेत्र में भारत अपनी काफ़ी तरक्की हासिल कर लेता है तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि भारत को मिल जाएगी, और ये भारत के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये उभरता हुआ वैज्ञानिक क्षेत्र है, और आप इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। ये 0 और 1 की गणनाओं पर आधारित एक कंप्यूटर है, इसको क्वांटम कंप्यूटिंग नाम दिया गया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। फिर कल हाजिर होते हैं किसी नए क्वेश्चन के साथ और नए अगले प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और हाँ दोस्तों, कल हमारी वीडियो से जो मोटिवेशनल हमारे चैनल से जो मोटिवेशनल वीडियो अपलोड हुआ है, आप उसको देखना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, क्योंकि जिस प्रकार की उसमें समस्या का वर्णन किया गया है, मैं ऐसा समझता हूँ कि आजकल एक आम समस्या बनी हुई है और हर व्यक्ति इस समस्या से जूझ रहा है। जी दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो हो सकता है जिस प्रकार से आत्महत्या की समस्याएं, भटकाव की समस्या, एक स्ट्रेस में रहने की समस्या, क्योंकि देखा होगा लोग तनाव में रहते हैं, और उस तनाव से निकलने के लिए मैं समझता हूं कि वो वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, और वो आपको मार्गदर्शन प्रदान करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और दोस्तों, आगे हमारा चैनल इसी तरह से आपके लिए डेली संडे टू संडे मोटिवेशनल वीडियो प्रोवाइड करता रहेगा, और आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।